दोस्तों, बंगाल में जारी हिंसा के बीच आज अमित शाह ने कोलकाता पहुंचकर अपने शिष्य शुवेंदु अधिकारी को बंगाल का राजपाट सौंप दिया। आप कह सकते हैं कि शुवेंदु अधिकारी को बंगाल का नया मुख्यमंत्री अमित शाह ने घोषित कर दिया। केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुवेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। तो बंगाल में एक तरफ हिंसा हो रही, राजनीतिक हिंसा हो रही, जिसमें चुन चुन कर विपक्षी दफ्तर में तोड़फोड़ हो रही है, आगजनी हो रही, गोली चल रही है, बम चल रहे हैं और कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ को भी, मुसलमानों को भी डराया धमकाया जा रहा है। और दूसरी तरफ अमित शाह, देश के गृह मंत्री, मोदी जी के चाणक्य, अपने चेले की ताजपोशी की तैयारियां कर रहे हैं। अब दोस्तों, अंदर की खबर यह है कि बंगाल को किसी तरह से या किसी भी कीमत पर जीतने के बाद अब अमित शाह का जो जंगी बेड़ा है, उनकी जो टीम है, वह बंगाल छोड़कर उत्तर प्रदेश की तरफ कूच कर रही है। नेक्स्ट टारगेट लखनऊ है और लखनऊ में जो निशाने पर हैं वो ये साहब हैं, अखिलेश यादव। अब क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, क्या क्या खेल हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये तो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन पहले बात कर लेते हैं राहुल गांधी की, लीडर ऑफ अपोजिशन की, जिन्होंने आज दिल्ली से सटे गुड़गांव में आज बहुत कुछ कहा। आप कह सकते हैं नरेंद्र मोदी की पोल खोल दी और अमित शाह की स्ट्रैटेजी की भी कहीं ना कहीं कलई खोली। राहुल गांधी का कहना था कि ये जो चुनाव के नतीजे आप देख रहे हैं, चाहे वो असम हो और चाहे वो बंगाल हो, ये सब कुछ स्टेज मैनेज है, ये सब कुछ प्री प्लान्ड है, प्री मेडिटेटेड है। एक तरह से कहते हैं ना, गाने जिस तरह से कोरियोग्राफ होते हैं, पहले से स्क्रिप्ट तैयार होती। राहुल गांधी ने कहा कि सारे के सारे नतीजे मैनेज किए गए हैं, वो चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, बंगाल हो, असम हो। और बाद में उन्होंने कहा कि पोल खुलने जा रही है, टाइम आ गया है। सुनिए, राहुल गांधी जी को भी सुन लीजिए। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, अब बंगाल, असम, इन्होंने सिस्टम बना लिया है चुनाव चोरी करने का, और ये सोचते हैं कि इनका राज अब रुक नहीं सकता, मगर टाइम आने वाला है इनका। अब दोस्तों, जहां तक बंगाल की बात है, जिसको बार बार अमित शाह कह रहे हैं अंग बंग और कलिंग, यानी बिहार हुआ, बंग से मतलब बंगाल हुआ, कलिंग से मतलब उड़ीसा हुआ, यानी हमने जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी अंग्रेज़ों के समय में, वो जो इलाका था वो पूरी तरह से जीत लिया। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि आरएसएस का एक पुराना स्टैंड हो सकता है, टारगेट हो सकता है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश है, ये चुनावी गणित का हिस्सा है। बिना उत्तर प्रदेश के दाल गलने वाली नहीं है गुजरात लॉबी की। इसलिए उत्तर प्रदेश ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है मोदी और शाह की, और यहाँ अभी से तैयारियाँ हो रही हैं। आज मेरी कुछ बीजेपी के नेताओं से भी बात हो रही थी, कुछ पत्रकारों से भी बात हुई जो बीजेपी कवर करते हैं, और अंदर की खबर यह है कि अमित शाह एक नई टीम के साथ, जिसमें कुछ चेहरे पुराने हो सकते हैं, जिसमें ये साहब भी हो सकते हैं, सुनील बंसल, जो पहले उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, बाद में उनकी बनी नहीं योगी आदित्यनाथ से, इसलिए उत्तर प्रदेश से बुला लिया गया। फिर सुनील बंसल को उड़ीसा का चार्ज दिया गया, बंगाल का चार्ज दिया गया, दोनों ही जीत के उन्होंने दे दिए। हालांकि तेलंगाना में सुनील बंसल थोड़ा फ्लॉप रहे। तो सुनील बंसल, जो आप कह सकते हैं कि मैन फ्राइडे हैं, मिस्टर अमित शाह के खास आदमी हैं, चाणक्य के चाणक्य हैं, इनको हो सकता है सुनील बंसल को वापस उत्तर प्रदेश में लाया जाए किसी भी तरीके से। और उनके साथ भूपेंद्र यादव भी अमित शाह की टीम के कोर मेंबर हैं, हर जगह आपको दिखेंगे। और फिर अमित मालविया, इनके बिना तो कोई काम होता नहीं है नैरेटिव सेट करने में। तो एक टीम जो है जल्द ही लखनऊ में आपको दिखेगी, ऐसा जानकारी मिल रही है। अब टारगेट यहाँ पर क्या है? टारगेट ये है कि अमित शाह ने तय किया है कि हमको किसी भी सूरत में जो वोट शेयर है, जो चुनाव होने जा रहे हैं साल भर के अंदर उत्तर प्रदेश विधानसभा के, 50% वोट शेयर बीजेपी को चाहिए। ये लक्ष्य तय किया 50%।
नंबर 2 ऑब्जेक्टिव, किसी भी तरह से, किसी भी सूरत से मायावती को, बीएसपी को फिर से जिंदा कर देना है। और मायावती को फिर से जिंदा कर दिया, हाथी फिर से दौड़ने लगा, इसकी कोशिश अमित शाह कर रहे हैं, सो दैट ये जो पीडीए का मंत्र है अखिलेश यादव का, इस पर निशाना साधना चाहते हैं, दलित वोट स्प्लिट करना चाहते हैं। तीसरा, अपोजिशन की फंडिंग को रोकने की पूरी कोशिश होगी। और मुझे कोई बता रहा था, एक अधिकारी ही बता रहे थे, बल्कि वो रिटायर हैं लेकिन ईडी में थे, ईडी की टीम सक्रिय हो रही, जैसे अभी तक कलकत्ता में सक्रिय थी, अब ये टीम लखनऊ में सक्रिय हो रही, ईडी और इनकम टैक्स की टीम। और कोशिश ये होगा, ऑब्जेक्टिव ये होगा कि समाजवादी पार्टी की फंडिंग को हर लेवल पे रोका जाए। और शायद इसीलिए अखिलेश यादव ने कहा था कि इस वक्त तो उनके पास फंड्स नहीं हैं कि वो आईपैक, जो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी एजेंसी है, इसको हम हायर कर सकें। ये अखिलेश यादव ने खुद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। तो कोशिश है कि अपोजिशन की फंडिंग रोकी जाए, एजेंसियों को सक्रिय किया जा रहा है, मायावती और हाथी को फिर से जिंदा किया जा रहा है, और फिर बाकी तो ये साहब हैं ज्ञानेश कुमार, इनका तो ज्ञान चलेगा ही चलेगा। अब दोस्तों, देश की राजनीति में इस वक्त 3 ही सवाल हैं। एक तो ये कि बंगाल में इस वक्त क्या हो रहा है, जो हिंसा हो रही है, पॉलिटिकल वायलेंस हो रही है, चुन चुन कर विपक्षियों पर निशाना साधा जा रहा है। सच्चाई है कि ममता बनर्जी, जो एक, जिन्हें शेरनी कहते हैं, जो इस वक्त घायल हैं, अभी फ़िलहाल घर में हैं, एहतियात बरत रही हैं, और उनके पार्टी के कई वर्कर माइग्रेट कर रहे हैं बीजेपी, डर के मारे, दहशत के मारे। धमकियां दी जा रही हैं, खासकर कुछ माइनॉरिटीज़ के, मैंने देखा कुछ वीडियोस हैं जिनको धमकी दी जा रही है कि बुर्का पहन के अब कोई इस कॉलेज में नहीं जाएगा या यूनिवर्सिटी में नहीं जाएगा। इस तरह का एक माहौल चल रहा है। ये माहौल कब तक थमेगा, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, इलेक्शन में क्या हुआ और आगे उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है, ये सवाल मैंने पूछा अशोक वानखेड़े टाइगर से, और वो तो आप कह सकते हैं कि गुजरात लॉबी हो या देश की राजनीति हो, रग रग से वाकिफ़ हैं, खुलकर बोलते हैं। आज तो बहुत ही बेखौफ बोले हैं, दिल से बोले, ज़रूर सुनिएगा। और साथ में कलकत्ता से लाइव है हमारे साथ प्रसून आचार्य, जो पिछले 40 वर्षों से आप कह सकते हैं बंगाल के हर चुनाव को जिन्होंने कवर किया है, उनको भी थोड़ा सुनिए। आज टाइगर, अमित शाह ने कहा कि भाई राहुल गांधी हो या ममता बनर्जी हो, ये जो बात कर रहे हैं कि साहब वोट चोरी है और घपलेबाजी है, गलत है। राहुल गांधी जो है वो एक तरह से भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी की जो सरकार बनी है, मेहनत से बनी है, बूथ अध्यक्ष से लेकर बीजेपी के अध्यक्ष तक ने मेहनत करी है, और सबसे बड़ी बात, जनता का समर्थन था, ममता बनर्जी पर एंटी इनकम्बेंसी लगी थी। तो कोई वोट चोरी नहीं है, कोई धांधलेबाजी नहीं है, कोई घपलेबाजी नहीं है। बिल्कुल दीपक जी, मैं पूर्ण रूप से मतलब आंशिक रूप से मैं अमित शाह जी से बिल्कुल सहमत हूँ। मेहनत बहुत हुई है, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं की, जबरदस्त मेहनत की है। मेहनत एसआईआर में से लोग निकालने में की है, मेहनत लॉजिस्टिक पे हुई है, मेहनत गोदी मीडिया को हैंडल करने में हुई है, मेहनत लोगों को मतदान नहीं पहुंचने देने में हुई है, मेहनत टीएमसी के जो मतदान केंद्र पे बैठे हुए एजेंट को बाहर निकाल के मारने में हुई, मेहनत टीएमसी के ऑफिस जलाने में हुई है, मेहनत टीएमसी पे ऑफिस तोड़ने में हुई है। पैसा बांटने में मेहनत नहीं हुई। ये बाकी ये मेहनत हुई है, इसमें मेहनत लगती है आशीष। मैं आपको बता दूं, आपको मैं एक चेयर दूं, उसको भी तोड़ने के लिए बोलूं तो आपको दिन लग जाएगा। ये प्रैक्टिस नहीं है, ये बड़े प्रैक्टिस वाले लोग होते हैं जिनको ऑफिस तोड़ना वगैरह होता है। ये मेहनत हुई है, मेहनत चुनाव आयोग ने अथाह की है। इस पूरे क्रेडिट मैं चुनाव आयोग को देता हूं। चुनाव आयोग ने अथाह मेहनत की है, न्यायपालिका ने मेहनत की है बहुत। कितने रिट पिटीशन एसआईआर पे सुने हैं, न्यायपालिका ने बाकायदा वहां पे ट्रिब्यूनल अपॉइंट किए हैं, और ट्रिब्यूनल ने कितनी मेहनत की है। कुछ 27 लाख लोग सत्यापित कर ही नहीं पाए। तो ये सारा झूठ बोलने के लिए भी मेहनत लगती है। ये मेहनत की, कोई नहीं कहेगा कि हमने धांधली की, और इसका सीधा उपयोग है। मैं तो बोलता हूं छोड़िए बाकी सब चीजों को, छोड़िए एसआईआर को, छोड़िए सब। ममता ने कहा कि मैं अंदर गई, मुझे मारा, उठा के वो सीसीटीवी फुटेज रिलीज कर दीजिए।
कि ममता जी अंदर गई, लोगों ने नमस्ते किया, ममता जी को बैठने को चेयर दिया, ममता जी चेयर पे बैठी नहीं, गुस्से में बोलती रही और वापस आ गई। दूध का दूध, पानी का पानी। अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा? छोड़िए राहुल गांधी क्या कहते हैं, राहुल गांधी का क्या स्टेक था वहां पे बंगाल में? स्टेक तो अभिषेक बनर्जी का था। अभिषेक बनर्जी ने कहा छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ 100 सीटें बताता हूं आपको, उन 100 सीटों का मुझे 12 से 5 के बीच का 12 वीडियो से 6 फुटेज के बीच दिलवा का। दीजिए, 12 से 6 के बीच का वीडियो फुटेज दिलवा दीजिए, मैं आपकी हार मान लूंगा, मैं कहूंगा जनादेश है आपके साथ, आप ये दे तो दीजिए। आप वीडियो फुटेज देने को तैयार नहीं, आप परसेंटेज बताने को जी तैयार नहीं है, आप किसी चीज पे ठीक। बात करने को तैयार नहीं है। गॉट आप इट, जो गॉट इट। गुंडाइज्म हुई चुनाव के मतलब इसके बाद, सीआरपीएफ मतलब सीआरपीएफ के लोग सारा पूरे असला लेके खड़े हैं और उनके सामने लोग पीट रहे हैं और वो देख रहे हैं, वो साइड साइड को हो रहे हैं, पीटने दे रहे हैं। इन सब के बारे में आपको बताना होगा ना। जी 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 जी। प्रसून जी, आप इस वक्त कलकत्ते में हैं। क्या अब हिंसा थोड़ी रुकी? क्योंकि हमने देखा शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हो गई, उसके बाद हमने देखा हावड़ा बाजार में बम चल गए, हावड़ा में दिन दहाड़े गोलियां चल गई, तमाम लोग अस्पताल में भर्ती हैं, छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, कहीं दफ्तर जलाए जा रहे हैं, कहीं पथराव हो रहा है। तो क्या अब हिंसा थोड़ी थोड़ी रुक रही है दादा? ना, थोड़ा तो पहले जो सिचुएशन है उसे थोड़ी रुका हुआ है, लेकिन एक नया सिलसिला जारी हुआ है। जैसा बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन कलकत्ता में आप देखिएगा जो हर फुटपाथ पे गरीब आदमी उसका दुकान लगाता है, खाने का दुकान है, कुछ भी दुकान है। ऐसा कई जगह में ऐसा वो इलीगल शॉप लगाया है, लेकिन कलकत्ता कॉरपोरेशन के तरफ से दिया हुआ उसका कुछ कागज भी है। ये बहुत जी दिन से चल रहा है, लेफ्टिनेंट का जमाना में चला, उसका बाद टीएमसी का जमाना में चला, अवैध है ऑफिशियली, लेकिन उन लोग का रोटी रोजी गरीब आदमी का ऐसे ही सवाल है। आज ऐसा कई जगह पे उसके दुकान को तोड़ रहा है, पुलिस तोड़ रहा है। अभी उसका कार्रवाई होना चाहिए कलकत्ता कॉरपोरेशन का तरफ से, नहीं तो नगर पालिका दफ्तर से, नगर अर्बन डेवलपमेंट, कई सरकार था ही नहीं, लेकिन उसको तोड़वा जा मतलब रहा है, अभी तोड़फोड़ हो रही। जी तोड़फोड़ हो रहा है। और जो कानूनी प्रकरण है उसका, शुभेंदु अधिकारी का जो पीए का वो डेथ हुआ था, हत्या हुई जी, होता हुआ था मर्डर। मर्डर, लेकिन अभी तो उसका सुराग उतना कुछ मिला भी नहीं। ओके। तो एडवांस में ऐसे ही पड़े हुए हैं। टाइगर के साथ हम थोड़ा सहमत भी हूँ मैं। जो हरे हुए कुछ कैंडिडेट और जो जीता है, हर का अंदर में मदन मित्रा जैसा जीत चुका है। हम पूछे हैं उनको, उसका जो चीफ इलेक्शन एजेंट था, यू कैसे जीत चुका है, क्योंकि उसका अगल बगल में हर सीट हार चुका है। तो जीत चुका है इसके चलते क्योंकि 12 बजे का पहले उसका काउंटिंग हो गया था। अगर वो 12 का बाद में उसका काउंटिंग चलता था टेबल पे, तो वो भी शायद हार चुके। वो बड़ी बात कही प्रसून दादा, बड़ी बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने टीएमसी के कुछ एमएलए जो चुनाव जीत गए उनसे पूछा कि भाई आप कैसे जीत गए। उन्होंने कहा कि हमारी काउंटिंग सुबह से शुरू हुई और दोपहर 12 बजे तक हमारे नतीजे आ गए, इसलिए हम जीत गए। अगर 12 बजे मतलब थोड़ा देर तक काउंटिंग चलती तो वो कह रहे हैं वो भी हार जाते। ये तो बड़ा खेल है भाई। टाइगर ये क्या बता रहे हैं दादा? टाइगर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैंने टीएमसी के कुछ जो जीत के उम्मीदवार आए हैं, विधायक हो गए हैं, उनसे पूछा कि भाई आप कैसे जीत गए। उन्होंने कहा हमारी काउंटिंग 12 बजे से पहले हो गई थी, 12 बजे के बाद होती, देर तक चलती तो हम भी हार गए होते। काउंटिंग ही स्लो शुरू हो गई थी, 10 बजे के बाद ही जानबूझ के काउंटिंग स्लो शुरू हो की गई, गई। स्लो की गई। जब सारे एंकर और एंकरनियां, जितने भी चीयर लीडर है, ये सरकार बना चुके और बधाई दे चुके थे टेलीविजन चैनल पे, तब ममता ने एक वीडियो रिलीज किया और ममता ने कहा कि अभी तो पहला ही राउंड हुआ है कई जगह पे। और मुझे याद है पहले ममता राउंड जीत में रही थी। आपने, मुझे आज 6वां 7वां राउंड था, ममता आगे थी 6-7 हजार वोट से, वोट से आगे बल्कि थी 12 राउंड थे जी, ममता के आखिरी राउंड में साथ। हारी हैं। एग्जैक्ट ममता के साथ वही हुआ जो अजय राय के साथ बनारस में हुआ। ओ, अजय राय मोदी से आगे थे, बाद में अजय राय हार गए मोदी से। 8वें राउंड तक आगे थे और उसके बाद अंदर से आंकड़े आने ही बंद हो गए, एकदम फाइनल आंकड़ा आ गया कि मोदी जी जीत गए। टाइगर क्या लगता है आपको, इस सिस्टम का खेल है? वाकई सिस्टम का खेल है? ठीक है, हम लोगों के पास सबूत नहीं, लेकिन खेल आपको तो शक क्या देखिए, होता है? मैं क्या कह रहा हूं, देखिए देयर आर डाउट्स। यदि मैंने कल कहा कि भाई मैं अशोक वानखड़े, मैं महाराष्ट्र में पैदा हुआ हूं, और दादा ने कहा झूठ बोलता है ये, मध्य प्रदेश का आदमी है, अपने आप को मराठी कहता है,
तो मैं दादा को गलत बोलने के बजाय मैं मेरा बर्थ सर्टिफिकेट और हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट देख के आई एम बोर्न इन दिस हॉस्पिटल एट दिस प्लेस एंड दिस प्लेस इज कॉल्ड यवतमाल इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ महाराष्ट्र। इशू खत्म। दादा को डाउट है, आई हैव टू क्लियर द डाउट। थिंग्स आर वेरी क्लियर। मतलब बीजेपी डाउट क्लियर नहीं कर रही है। मैं बार बार बोलूं कि दादा लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, दादा लोगों को ये कर रहे हैं। अरे दादा करे रहे हैं तो आप सीधा दादा को दिखा दो ना। दादा कह रहे हैं, आप कह रहे हो, सामने कुछ नहीं आ रहा है, आरोप और प्रत्यारोपी हो रहे हैं। मतलब टाइगर आपका ये कहना है कि जो आरोप लग रहे हैं, गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं अमित शाह पे, मोदी पे, इलेक्शन कमीशन पे, उस पर सफाई आनी चाहिए, फैक्ट्स आने चाहिए। फैक्ट्स आनी चाहिए, खत्म। क्योंकि क्या है, ये मेजर है। नहीं तो आने वाले हर चुनाव में बीजेपी पे डाउट आएगा। भारतीय जनता पार्टी को यदि लगता है कि लोगों ने बहुत ज्यादा मैंडेट उनको दिया है, दिल खोल के मतदान दिया है, तो ये तो सेलिब्रेट करने की जगह है, ये तो बताने की जगह है। कल मुझे यदि गोल्ड मेडल मिला किसी यूनिवर्सिटी से तो मैं सारी दुनिया को बताऊंगा कि ये मेरे को गोल्ड मेडल मिला, ये मेरे फोटो है, ये मेरा क्लास है, ये मेरा सम्मान हुआ है। ये मेरी मार्कशीट है, मार्कशीट भी दिखाएंगे आप? सब दिखाऊंगा। लेकिन यदि मैंने गोल्ड मेडल कहीं कबाड़े से खरीदा है और खुद को ही बोल दिया कि मैं मेडलिस्ट हूँ, लिख दिया डॉक्टर अशोक वानखेड़े आई गॉट पीएचडी एंड गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, और इस यूनिवर्सिटी में आप जाते हो तो यूनिवर्सिटी कहती है कि नहीं, ये वानखेड़े जी के निजता का अधिकार का हनन है, हम नहीं देंगे आपको, हम नहीं दे पता पाएंगे वानखेड़े जी यहाँ पढ़े कि नहीं पढ़े। तो डाउट है ना गुरुजी। मोदी जी पे तंज कर रहे हैं। मोदी जी पे तंज नहीं, मैं ओवरऑल सिस्टम पे कर रहा हूँ। क्यों लगातार आप देखिए मोदी सरकार पे जितने भी आरोप है, व्हाई दे डोंट भाई आप कह रहे हैं कि मार्कशीट, अगर मैं गोल्ड मेडल जीतता, मैं अगर फर्स्ट डिवीजन पास होता तो मैं मार्कशीट दिखा देता। इसका मतलब मोदी जी ने मार्कशीट नहीं दिखाई तो गड़बड़ है मामला? बिल्कुल गड़बड़ है। देश के प्रधानमंत्री पे कोई डाउट उठाता है तुरंत दिखा देना चाहिए, कोई भी हो फॉर दैट मैटर। अब एक असली सवाल पे आता हूं प्रसूनदा। भाई बीजेपी की सरकार बन रही है, अमित शाह ने आज शुभेंदु अधिकारी की एक तरह से ताजपोशी कर दी, कल वो शपथ लेंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे और सरकार बन जाएगी। मुझे ये बताइए कि ममता बनर्जी जो अभी तक घर से नहीं निकल रही हैं, एक तरह से शॉक में हैं, क्या ममता बनर्जी धीरे धीरे फिर से सड़क की राजनीति करेंगी? और उन्होंने अपनी रैली में कहा था और कई रैलियों में कहा था कि उनका टारगेट अब बंगाल नहीं है बल्कि मोदी को गद्दी से उतारना है, गुजरात लॉबी को गद्दी से उतारना है। क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल, पूरे विपक्ष के साथ मिलकर दिल्ली कूच करेंगी, दिल्ली की राजनीति करेंगी? ना, एक महीने बाद, 2 महीने बाद? अभी उनका टीम का जो स्थिति है, आप मैंने बात भी कर चुका है उसका कुछ करीब आदमी से। असल में ममता बनर्जी के एक तो शक हुआ है जो चुनाव नतीजा आया उसके चलते, दूसरा है उसका जो वर्कर है, उस ममता बनर्जी हमेशा कहती है कि वर्कर हमारा फोर्स है, उसका वर्कर कितना हद तक उसका साथ में रहेगा, क्योंकि उसका ऊपर इतना प्रेशर है, वो टीम चेंज करेगा कि नहीं। देखिए हर जगह ऑटो वाले, रिक्शा वाले, छोटा गरीब आदमी उसका साइड चेंज कर लिया। वर्कर जो होता है वो की बड़ा घर से आते कम है, उन लोग लीडर बनते हैं, वर्कर गरीब आदमी बनते हैं। गरीब आदमी अपना पेट का चलते अभी साइड चेंज कर रहे हैं, कुछ वर्कर डरे हुए हैं। तो वर्कर कितना हद तक छोड़ के जाएगा, वो खुद भी बोल चुके हैं जो वर्कर कुछ चला जाएगा बीजेपी में। अभी थोड़ा एक जगह वर्कर कमते कमते एक जगह जब साइज होगा, इक्विलिब्रियम आएगा, तभी घर से निकलने के लिए सक्षम होगा और दिल्ली आएगा, कुछ बोलेगा। लेकिन अभी हमको नहीं लग रहा है। आने वाला 10-15 दिन वेट एंड वॉच का सिचुएशन में है, क्योंकि उसका जो कुछ सीनियर लीडर भी है वो खुला आम का कुछ बयान दे रहा है अभिषेक बनर्जी का खिलाफ, पर्टिकुलरली आईपैक का खिलाफ। 15-20 दिन रुकना पड़ेगा, ममता बनर्जी थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो। एक शॉक में है जिस तरह से उन नतीजे आए हैं, और वर्कर जो है उनका बीजेपी की तरफ भाग रहा है। वर्कर गरीब है, नेता अमीर है। अभी मैं कल जैसे अखिलेश यादव आए थे, ममता बनर्जी को बोला भारी नहीं, तो आज हम अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, पीसीसी प्रेसिडेंट शुभंकर सरकार का साथ प्रसेनजीत बसु कर रहे थे। वो आंकड़ा निकला है जो ममता बनर्जी को कितना वोट काटा है, कितना वोट अलग से जुड़ा है, इसके चलते हार गया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ममता बनर्जी का हार का कारण वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है कांग्रेस का तरफ से और प्रदेश कांग्रेस ऑफिस में बैठ के। तो ये एक माहौल बनना शुरू हो गया। ठीक है, सिंपैथी है ममता के साथ पूरे विपक्षी। टाइगर, लास्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। दिल्ली निकला, महाराष्ट्र निकला, हरियाणा निकल गया हाथ से,
और बिहार तो खैर जीतना ही था मोदी को, बंगाल भी जीत लिया है। बंगाल जीतने के बाद क्या लग रहा है टाइगर, अब अगला जो निशाना है वो अखिलेश यादव है उत्तर प्रदेश में, और पंजाब में आम यकीनन आदमी पार्टी। बस एक उत्तर प्रदेश एक अखिलेश ही है जिसके पास 33 सांसद है, उसको खत्म करना। और शिवेंद्र ने तो भाई अभी जो मुख्यमंत्री बने उन्होंने तो पहले ही अनाउंस ही कर दिया था कि ममता हो गई, अब अगला टारगेट अखिलेश है। अखिलेश सत्ता में तो नहीं है, लेकिन अखिलेश एक बड़ा फोर्स है उत्तर प्रदेश में। यदि अखिलेश वहां चला जाए तो क्या होगा, पूरा पूरा खाली है। ओके। आप मुझे बताइए, कांग्रेस लेफ्ट जीरो हो गई, ममता यदि कल जीरो हो गई तो बीजेपी के लिए क्या है, कोई नहीं है। वहां जी अखिलेश यदि खत्म हो गए यूपी में तो कौन है, कोई नहीं है। आज आरजेडी और कांग्रेस सब कुंगा मिला के 50 नहीं है बिहार में, जी। जनता दल यूनाइटेड पूरे पॉकेट में है। तो बिहार में अब कौन है, कोई नहीं है। आसाम में क्या हुआ, आसाम में कहां है कांग्रेस, कोई तीसरा दल है नहीं, कांग्रेस को खत्म कर दिया इन्होंने। तो आसाम में अब वन साइडेड ही चलेगा। ओके, तो नेक्स्ट टारगेट तो यूपी ये है। अगला टारगेट अखिलेश है, यूपी नहीं है। यूपी तो 300 के ऊपर आ जाएगी सीटें, मैं आज बोल रहा हूं आपको, यूपी में 300 के ऊपर सीटें आ जाएगी। अभी आंकड़ा लिख लीजिए मेरे से। ओके। जब चुनाव होंगे तो उस चुनाव में मात्र आने वाले समय में बस 2029 में 4 राज्य होंगे अभी जहां बीजेपी के खिलाफ, मतलब बीजेपी की सरकारें नहीं होगी। जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरल और तमिलनाडु। इन 4 राज्य 2029 में बीजेपी के पास नहीं होंगे जब लोकसभा चुनाव में जाएंगे। तो इन 4 राज्यों की लोकसभा सीटों पे ही बीजेपी को थोड़ा संघर्ष करना है, उसमें भी केरल और तमिलनाडु में ही संघर्ष करना है। और ओके। बाकी ओके। झारखंड में भी संघर्ष नहीं करना और जम्मू कश्मीर में भी संघर्ष नहीं करना है। वहां तो जी दोनों जगह बीजेपी इतनी सक्षम है कि वो बंगाल जैसा खेल कर सकती है। उनके पास केरल और ये टोटल मिला के 30 कितनी सीटें होगी केरल और तमिलनाडु मिला के, जी। 40-50 सीट छोड़ के बाकी सारी सीटें वन साइडेड होगी। ओके ओके ओके। टाइगर कह रहे हैं कि भाई बंगाल के बाद अब अमित शाह का जो अगला मिशन है वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव है, और अखिलेश यादव आज की तारीख में 2 बड़ी पार्टियों के बाद आप कह सकते हैं क्षेत्रीय दल में सबसे ज़्यादा ताकत रखते हैं। तकरीबन 36-37 सांसद उनके जो हैं इस वक्त पार्लियामेंट में हैं, तीसरी बड़ी पार्टी हैं, और वही इस वक्त टारगेट है। हालांकि अखिलेश यादव कह चुके हैं, इस बात का इशारा कर चुके हैं कि बीजेपी का अगला टारगेट यानी हिट लिस्ट पर वो है, लेकिन अखिलेश ये भी कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से संघर्ष करेंगे। बहरहाल जो सबक निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि टाइगर का ये कहना है कि भाई अमित शाह अगर ये कह रहे हैं कि उन्होंने कोई धांधली नहीं की है, कोई बेईमानी नहीं की है, तो उनको सीसीटीवी फुटेज सामने रख देनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और दादा का कहना है कि भाई अब ये सरकार आ गई है तो शायद धीरे धीरे वायलेंस खत्म होगी, हिंसा खत्म होगी। और मेरी प्राथमिकता भी यही थी दोस्तों कि जो बेकसूर लोग पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, लोगों के घर जल रहे हैं, दफ्तर जल रहे हैं, आगजनी हो रही, पथराव हो रहा है, ये सब सिलसिला रुकना चाहिए, थमना चाहिए। टाइगर बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात सिर्फ ऐड करना चाहता हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने के बाद, शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में हेमंत विश्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ के लिए एक और कॉम्पिटिटर खड़ा हो गया, जी 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 जी। क्योंकि हार्डकोर हिंदुत्व शायद संघ का कोई प्रचारक भी नहीं बोलेगा, ये लाइन उनने ली है, तो उसी के कारण वो मुख्यमंत्री बने गए। जी जी जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया टाइगर, आप इस प्रोग्राम में आए। दादा आप भी जुड़ गए कलकत्ता से, बहुत दिन भर आप मसरूफ थे लेकिन आप फिर भी लाइव हुए हैं, वहाँ से आपने समय निकाला है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। थैंक यू बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच।